हेलो एवरीवन। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस में लेक्चर नंबर 3। और आज जैसा कि हमने कहा था कि इसके पहले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट लेक्चर तो बहुत एकदम बेसिक था, वेक्टर्स क्या है, वेक्टर्स के टाइप क्या है और ग्राफिकल मेथड से वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था। सेकंड क्लास में, जो कि इसके ठीक पहले वाली क्लास थी, हमने कुछ क्वेश्चंस किए, एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों पर ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन कैसे बनते हैं और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस कभी कभी सब्ट्रैक्शन से एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे वेलोसिटी में चेंज फाइंड करना और एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, तो उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने कर ली। अब आगे जब हम चैप्टर में बढ़ते हैं तो हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करता है। पूरा चैप्टर हमारा इसी के आसपास घूमता रहेगा। क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं, फॉरगेट अबाउट क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, बार बार हम लोग एक ही बात को कहते हैं, यार पढ़ना तो वही है, क्वेश्चन आए चाहे ना आए। तो क्वेश्चन आए चाहे ना आए, बट पैरेललोग्राम मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर जगह, बहुत चैप्टर्स जहाँ भी वेक्टर का जिक्र होगा वहाँ पे ये मेथड हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुमको शुरुआत में मैंने कहा था कि हमें ये सोच के नहीं पढ़ना है कि यार वेक्टर एक चैप्टर है और हम कोई चैप्टर ख़त्म तो वेक्टर से नाता रिश्ता खत्म, ऐसा नहीं है। वेक्टर्स एक ऐसा चैप्टर है जिसका यूज़, जिसके फॉर्मूले, जिसके थ्योरी, जिसके कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट जिस चैप्टर वेक्टर की बात होगी वहाँ पर इसका यूज़ बिल्कुल होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें सिर्फ इसलिए नहीं इसको समझना है कि यार एक चैप्टर है, क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, सिलेबस में पढ़ लो, नहीं। आगे की बातों को बहुत ध्यान से समझने के लिए, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो उसके हम लोग को ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही है और कॉन्सेप्ट को क्लियर करना ही है। ठीक है, चलो तो चलते बच्चों, शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही काम का टॉपिक, ठीक है, दैट इज़ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। बच्चों, हम लोग इसके पहले जो मेथड पढ़ा था, ग्राफिकल मेथड या ट्रायंगल मेथड, एक्चुअल में ये उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। अभी तुमको बताऊंगा कि एक्चुअल ये भी ट्रायंगल मेथड ही है। ग्राफिकल मेथड से ही हम लोग इस मेथड को निकाले हैं। देखो कैसे। सपोज दैट मेरे पास 2 वेक्टर है ए और बी, जैसा फिगर में देख रहे हो, और इनके बीच कुछ एंगल हमको दिया हुआ है थीटा, मतलब दोनों वेक्टर्स का हमको डायरेक्शन दिया हुआ है। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन पता होगा तो उनके बीच का एंगल भी हमको पता होगा, जाहिर सी बात है। हमें इसका एडिशन फाइंड करना है। तो एक तरीका तो ग्राफिकल मेथड हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर ए को ड्रॉ कर लिया, जो भी उसका डायरेक्शन वगैरह दिया हुआ है। फिर वेक्टर ए के हेड से बी को ड्रॉ कर लिया, जो भी बी का डायरेक्शन दिया है। फिर ए के टेल से बी के हेड को मिला दिया, बन गया मेरा ट्रायंगल। और यही ट्रायंगल मेथड होता है जहाँ से हम लोग दोनों वेक्टर का एडिशन रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, इतना हम लोग बहुत बेसिक सी बात समझते हैं। पैरेललोग्राम मेथड, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हमें कोई डायग्राम, कोई ग्राफ वगैरह, कोई फिगर वगैरह प्लॉट नहीं करना है, बल्कि हमको एक फार्मूला देता है ना, कि अगर हमको 2 वेक्टर्स पता है, उनके बीच का एंगल हमको पता है, तो हम फॉर्मूले के यूज़ करके रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एडिशन फाइंड कर सकते हैं, एडिशन का मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे तो रूल क्या कहता है कि मान लो मेरे पास 2 वेक्टर्स है ए और बी, और उनके बीच कुछ एंगल दिया है थीटा। तो रूल ये कहता है कि अगर 2 वेक्टर्स जो हमको दिए हैं, हम उनको एक पैरेललोग्राम के 2 एडजेसेंट साइड्स अगर मान लें, बस ध्यान से सुनना मेरी, अगर 2 गिवन वेक्टर को हम एक पैरेललोग्राम क्या होता है इसका भी डिस्कशन मैं हल्का सा कर दूं जिनको नहीं पता है। पैरेललोग्राम इन जनरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऐसा रूल है, ऐसा कहा जाता है कि जो आमने सामने की साइड्स हैं वो आपस में इक्वल और पैरेलल होने चाहिए। इतना सबको मेरे ख्याल से पता होगा एक पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या होता है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने के साइड्स इक्वल भी हों लेंथ में और साथ साथ पैरेलल भी हों। ठीक है, चलो तो हमने क्या किया कि जो 2 वेक्टर हमको दिए थे, हमने इस वेक्टर के इस दोनों वेक्टर को
एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स हमने मान लिया कि चलो पैरेललोग्राम के ये दो साइड्स हैं और बाकी दो साइड्स को और बना करके पैरेललोग्राम मैंने पूरा कर दिया। अब मुझको पैरेललोग्राम पूरा करना है तो यहाँ जो मैं साइड खींचूंगा वो बी के इक्वल और पैरेलल, और यहाँ जो ड्रॉ करूँगा वो ए के इक्वल और पैरेलल होगा। तो इन दोनों वेक्टर ए और बी को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स मान करके हमने क्या करना है, पैरेललोग्राम को पूरा कर लेना है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड ड्रॉ करा जो ए के इक्वल और पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, फिगर थोड़ा साफ सुथरा बने इसलिए मैंने थोड़ा सा ए और बी को ड्रॉ कर लिया पहले। ठीक है, क्योंकि फिगर जब बढ़िया क्लियर बनेगा तो ही बात अच्छे से समझ में आएगी। फाइन, तो ये हो गया वेक्टर ए, वेक्टर ए के इक्वल और पैरेलल। अब यहाँ मैं जो साइड ड्रॉ करूँ वो बी के इक्वल और पैरेलल होना चाहिए, तब जाके हमारा पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि दो वेक्टर ए और बी दिया था, उनके बीच का कुछ एंगल दिया था, हमने उनको एडजेसेंट साइड्स मान करके एक पैरेललोग्राम का कंस्ट्रक्शन कर दिया। उस पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होंगे, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल। तो वो वाला डायगोनल जहाँ से वेक्टर्स को शुरू किए हो उस डायगोनल को हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो डायगोनल हम ड्रॉ करें, अगर इन दोनों का यहाँ से मैं ड्रॉ करूँ इसका डायगोनल कुछ इस तरीके से, दिस वन, तो यही जो डायगोनल है इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर होता है, एडिशन के बराबर होता है। इसी मेथड को ही हम लोग कहते हैं क्या, पैरेललोग्राम मेथड ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, फिर से बता दूं एक बार, हम लोग करते क्या हैं, दो वेक्टर्स हमको दिए रहेंगे, उनके बीच का एंगल दिया रहा होगा, डायरेक्शन दिया रहा होगा उनका, हम उन दोनों वेक्टर्स को मिला करके उन दोनों वेक्टर्स को एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स मान करके एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल, दो डायगोनल उसमें हो सकते हैं, तो जहाँ से दोनों वेक्टर्स को लिया है वहीं से पास करने वाला डायगोनल, तो ये जो डायगोनल है यही डायगोनल इन दोनों वेक्टर के एडिशन के बराबर होता है। इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, इसका जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा। तो डायरेक्शन वाइज और मैग्नीट्यूड वाइज यही इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, एडिशन होता है, एंड वी कॉल इट R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ठीक है, ये होगा रिजल्टेंट। अब यहाँ पर तुमको एक बात मैं बताऊँ और इस बात को मैं दिखाऊँ, तुमको समझाऊँ कि जो पैरेललोग्राम मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं ये ग्राफिकल मेथड से बिल्कुल भी जुदा नहीं है। एक्चुअल में ग्राफिकल मेथड को ही कहने का एक दूसरा तरीका है। कैसे, देखो, ग्राफिकल मेथड में क्या करते थे, यहाँ पर पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर लिया, जहाँ पर वेक्टर ए का हेड है वहाँ से वेक्टर बी को ड्रॉ करते थे। अब मुझको ये बताओ कि ये जो मैंने ड्रॉ किया है इसकी लेंथ बी के लेंथ के इक्वल है, इसका डायरेक्ट, और ये बी के पैरेलल भी है। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन दे दूं और एक वेक्टर बना दूं तो ये वेक्टर तो एग्जैक्टली वेक्टर बी ही है, बस बी को यहाँ से शिफ्ट कर दिया तो ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इन दोनों को मिला दिया। जस्ट सिर्फ इस फिगर को ध्यान देना, दिस वन, ये, और देखो ये ग्राफिकल मेथड है कि नहीं है। हम लोग क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे किए हैं, पहले वेक्टर ए ड्रॉ कर दिया, जहाँ से ख़त्म वहाँ से बी ड्रॉ कर दिया, दोनों को मिला दिया। तो एक्चुअल में ग्राफिकल मेथड ही तो है ये, ग्राफिकल मेथड से ही तो हम लोग इस तरह रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं। उसी को दूसरे कह सकते हो तरीके से कह दिया गया कि चलो भाई एक पैरेललोग्राम बना करके उसके डायगोनल के तरीके से इसको समझा जाए, वो भी सही, वो भी ठीक है। तो जो मूल है, जो बेसिक है वेक्टर्स को ऐड करने का, वही है ग्राफिकल मेथड, वही है ट्रायंगल मेथड। उसी मेथड को हम लोग बदल के नाम कह दिए द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो इज इट वेरी क्लियर कि वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड ए प्लस बी जो हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, फाइन। तो खैर वो तो ट्रायंगल मेथड था, ग्राफिकल मेथड था।
यहाँ पैरेललोग्राम मेथड की बात हो तो उसके उसी के टर्म्स में हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाते हैं फिर, मगर इसके जो मूल में है, इसके जो बेस में है, वो ग्राफिकल मेथड ही है, इस बात को ध्यान रखना। अब ये जो डायगोनल है इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट होता है, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन दोनों ही वेक्टर के रिजल्टेंट को शो करता है। अब इस रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होती है? रिजल्टेंट का जो वैल्यू है, इसका जो मैग्नीट्यूड है r, दैट इज मॉड ऑफ a प्लस बी। मॉड ऑफ a प्लस बी मतलब उनके एडिशन का, उनके सम का मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। मॉड आर भी ऐसे कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉड आर या मॉड ए प्लस बी। तो मॉड आर या मॉड ए प्लस बी या सिर्फ आर अगर मैं इसको कहकर पुकारूँ, जर्नी हम लोग सिर्फ आर ही कह के पुकारेंगे, मॉड आर मतलब सिर्फ आर, ठीक है। तो दिस इज़ द फॉर्मूला, बड़ा ही फेमस फॉर्मूला है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत यूज़ होने वाला फॉर्मूला है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जहाँ थीटा क्या है उन दोनों के बीच का एंगल। यहाँ तक क्लियर है? तो अब पूरा डेरिवेशन तो करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, हम लोग कर भी सकते हैं, यहाँ से ड्रॉप कर देना परपेंडिकुलर, बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो ये होता है रिजल्टेंट का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो हम लोग बहुत बार आगे यूज़ करेंगे, इसके पहले बहुत बार यूज़ हम लोग किए भी हैं। तो ये हो गया रिजल्टेंट का फॉर्मूला। दो वेक्टर के बीच का अगर एंगल मुझको पता हो और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर पता हो तो हम उन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, यहाँ तक कहने की बात है। इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट को हम लोग एक और नाम से बोलेंगे ना, दिस रिजल्टेंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ सम या मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, कुछ भी कहो, दोनों चीज़ें की है। मैं लिख दिया कि मान लो अगर किसी को कभी चीज़ लिख करके आ जाए मैग्नीट्यूड ऑफ सम, तो भूलने ना पाए कि ये क्या दिया हुआ है। तो जो हम लोग रिजल्टेंट निकालते हैं, मॉड ए प्लस बी निकालते हैं, वही तुम्हारा क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सम। दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, उसका भी एक प्रॉपर डायरेक्शन होगा। तो सिर्फ यहाँ तक लिख करके हम हट नहीं सकते हैं, हमको उस वेक्टर का रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी बताना होगा। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, एक्सटेंड कर दूँ ऐसे, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर दूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, ठीक है, बिकॉज ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। और इसकी जो लेंथ है वो b के लेंथ के बराबर है और ये है थीटा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, b cos थीटा, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो वैल्यू आएगी यहाँ से यहाँ तक, वो किसके बराबर आएगी, दैट इज़ b sin थीटा, ठीक है। तो ये b था क्योंकि इसके पैरेलल है, तो ये b होगा, ये थीटा था तो b cos थीटा और b sin थीटा। हमें इस रिजल्टेंट का एंगल फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन कहाँ से फाइंड किया जाए, डायरेक्शन तो किसी भी जगह से फाइंड कर सकते हो, एक रेफरेंस लेकर के। तो यहाँ पर हम करते हैं कि है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ये जो दो वेक्टर a और b देख रहे हो, इन्हीं दोनों वेक्टर से फाइंड करते हैं। तो लेट अस सपोज ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर a से अल्फा एंगल बना रहा है और वेक्टर b से बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, भूलना नहीं कौन सा एंगल कहाँ से ले रहे हैं। तो एंगल में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। जो थीटा है वो a और b के बीच का एंगल है, जो अल्फ़ा है वो a और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है, जो बीटा है वो b और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है। तो अगर मुझको रिजल्टेंट का डायरेक्शन बताना है तो मतलब मुझको बताना होगा कि ये a और b से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए मैं यहाँ से ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, और इस ट्रायंगल को लूँ मैं, ये वाला ट्रायंगल, दिस द बिगर वन,
इसको 90 लेते हुए, तो tan अल्फ़ा अगर मैं निकालूँ, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर पे क्या मिलेगा तुमको बच्चा, b साइन थीटा, बेस पर क्या मिल जाएगा, a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स दैट इज b साइन थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो ये तो एंगल होगा रिजल्टेंट का वेक्टर a के साथ। मान लो ऐसे मुझको बीटा फाइंड करना है, तो उसके लिए फिर आगे कर सकते हो, यहाँ से इसको और आगे बढ़ा सकते हो, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाने के बाद फिर यहाँ से ड्रॉप कर सकता हूँ परपेंडिकुलर, एग्जैक्टली सेम तरीके से जैसे यहाँ पे निकाला, करके देख भी सकते हैं। यहाँ प्लस आगे बढ़ा दो ऐसे, फिर यहाँ ड्रॉप कर दिया मैंने परपेंडिकुलर, तो फिर उस तरीके से जैसे यहाँ पर निकाले हो अल्फ़ा की वैल्यू, tan बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो tan बीटा की जो वैल्यू आएगी, हमें बार बार सॉल्व नहीं करना है, बस क्या करना है, इस फॉर्मूले में a और b को आपस में बस इंटरचेंज कर दो। तो tan बीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस डिवाइडेड बाई b प्लस a कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर मैं बीटा निकाल लूँ तो बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस a कॉस थीटा। तो यहाँ से निकाल सकते हो रिजल्टेंट उन दोनों वेक्टर्स के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ये फॉर्मूला तुमको देता है दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, और ये दोनों फॉर्मूले तुमको देते हैं दोनों जो रिजल्टेंट आया है उसका दोनों वेक्टर के साथ एंगल कैसे बन रहा है। अगर तुमको इस एंगल को याद करना हो तो एक तरीका बता देता हूँ। ये जो अल्फ़ा एंगल है, अब हमेशा तो वेक्टर है, वेक्टर बी लिख करके आएगा नहीं, पी और क्यू आ सकता है, एक्स और वाई आ सकता है। तो हमें एंगल ये अल्फ़ा बीटा याद कैसे करना हो, कैसे निकालेंगे कि किसी एक वेक्टर से अल्फ़ा है, किसी दूसरे से बीटा है, कैसे निकल। देखो अल्फ़ा एंगल किसके साथ है, ए के साथ है, तो जिसके साथ एंगल रहेगा वो नीचे ऐड में होगा, ठीक है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस कर देना है और जो दूसरा वेक्टर है उसको अटैच कर देना है, ऐसे समझना है। जैसे बीटा एंगल किसके साथ है, बी के साथ है, तो बी नीचे प्लस में रहेगा, प्लस में रहेगा। और tan है तो साइन बाई कॉस, और जो दूसरा वेक्टर ए है, ए यहाँ भी अटैच, ए यहाँ भी अटैच। जैसे एग्जांपल अगर तुमको बताऊं कि ये दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट है, ये है वेक्टर x, ये है वेक्टर y, और तुमको निकाला ये एंगल, और ये इनके वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और रिजल्टेंट फाई एंगल बना रहा है, ठीक है। अब नॉट नेसेसरली कि हमेशा ए और बी लिख करके आए, तो फॉर्मूला याद करने से अच्छा उसको समझा जाए। अब मुझको फाई निकालना, अब परेशान कि यार ए और बी तो याद किया था, पता नहीं कैसे निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, tan फाई इज इक्वल टू, tan है तो साइन बाई कॉस होगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा, उसके साथ जो दूसरा वाला वेक्टर है वो अटैच करना है। x से एंगल है तो दूसरा वाला वेक्टर अटैच होगा, यानी y साइन थीटा बाई y कॉस थीटा, और जिससे एंगल निकाल रहे हो उसको ऐड कर दिया जाए x प्लस। इस तरह समझो, जैसे ये एंगल तुमको निकालना है फाई डैश किसके साथ एंगल है, रिजल्टेंट का y के साथ एंगल है। याद कैसे करोगे, तो tan फाई डैश इज इक्वल टू x साइन थीटा डिवाइडेड बाई x कॉस थीटा, और उसमें y ऐड कर देना, आ जाएगा तुम्हारा एंगल। तो इस तरीके से अगर फॉर्मूले को देखोगे तो तुमको याद करने में दिक्कत नहीं। ऐसे रैंडमली याद कर लोगे b साइन a प्लस बी, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर वहीं कहाँ जहाँ पर a और b नहीं आएगा, एंगल चेंज करे परेशानी होगी।
तो थोड़ा सा फिगर को देखते हुए थोड़ा सा कुछ भी ऐसा चीज़ बैठा हो जिससे तुमको याद हो जाए, उसको अप्लाई करो ताकि दोनों फॉर्मूले तुमको हर जगह पर अप्लाई करने में दिक्कत बिल्कुल ना आने पाए। ठीक है, तो ये हो गया बच्चा पैरेललोग्राम मेथड, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला, ये उसका डायरेक्शन। अब कुछ कंडीशंस भी होती हैं इसमें, रिजल्टेंट की वैल्यू डायरेक्शन अलग अलग कंडीशन में क्या होती है, कैसी हो सकती है, कितनी मैक्सिमम कितनी मिनिमम, सब बातें करते हैं। और साथ ही साथ ये जो निकाला ना मैग्नीट्यूड ऑफ सम, हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस की भी बात करेंगे कि दो वेक्टर को ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। मगर पहले इसकी तो प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं ना कि अलग अलग एंगल पर रिजल्टेंट कितना होता है और कितना अधिक से अधिक हो सकता है, कितना कम से कम हो सकता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको चीज़ को अच्छे से कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं, बात करते हैं अलग अलग कंडीशंस की। जल्दी अब चलते बच्चों थोड़ा कंडीशन हम लोग पढ़ लेते हैं कि रिजल्टेंट जो दो वेक्टर का होता है इसकी वैल्यू एंगल के साथ कैसे चेंज करती है, अलग अलग एंगल पर इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है। कुछ बेसिक हम लोग को पता होना चाहिए, पूरा फॉर्मूले पर डिपेंडेंट नहीं होना है, कुछ चीज़ें बिना फॉर्मूले के भी हमको पता होना चाहिए। जैसे हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि दो वेक्टर को यार डायरेक्टली हम लोग ऐड नहीं कर सकते, है ना, कि एक फोर्स दी है 10 न्यूटन, दूसरा दिया 5 न्यूटन, तो 10 + 5 = हम लोग 15 कभी सीधे नहीं कह सकते अनलेस हमें उनके बीच का डायरेक्शन या एंगल ना बताओ। तो ये काम स्केलर्स में होता है, यू कैन ऐड देम डायरेक्टली। 10 सेकेंड + 5 सेकेंड = 15 सेकेंड। दुनिया के किसी कोने में कभी भी कोई भी करेगा तो 15 सेकेंड ही आएंगे। फोर्स के बारे में ऐसा नहीं हो सकता जब तक कि उनके बीच का हमें एंगल ना बताओ। तो एंगल ही बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि दो वेक्टर की वैल्यू ए और बी मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है, ए की वैल्यू फिक्स कर दिया, बी की वैल्यू फिक्स किया, डायरेक्शन नहीं बोल रहा हूँ। दो वेक्टर ए और बी हैं जिनकी मैग्नीट्यूड को मैंने फिक्स कर दिया, उनका डायरेक्शन मैं चेंज कर रहा हूँ, मतलब बीच का एंगल चेंज करता जा रहा हूँ, तो उनके रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी वो चेंज करती जाएगी। भले ए और बी की वैल्यू ना चेंज करें, तो थीटा को अगर तुम बदलते जाओगे तो आर की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज करती जाएगी। ठीक है, उसी में हमें अब ऐसे थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना बन सकता है। अब दो एंगल तो कुछ भी हो सकता है दो वेक्टर के बीच में, तो उसके हिसाब से हम चेक करना होगा अलग अलग एंगल पर वैल्यू कितनी मिल सकती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि व्हेन टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, मान लो एक बेसिक और बहुत ही फंडामेंटल चीज़ मान लो कि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में किसी पॉइंट पर लगे हुए हैं, दो फोर्स, दो वेलोसिटी, कुछ भी। तो अगर दो वेक्टर किसी भी पार्टिकल पर, किसी भी जगह पर, किसी बॉडी पर अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है। जैसे ही मैं 0 डिग्री पुट करूँ cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर। तो बाहर निकल के जो रिजल्टेंट की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी a + b। और ये लग रहा है कि दोनों वेक्टर को मैंने क्या किया, डायरेक्टली ऐड किया। तो वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो सिर्फ एक शर्त पे, जैसे हम हमेशा कहते हैं वेक्टर को डायरेक्टली ऐड नहीं करना चाहिए, तो ऐसे नहीं कभी नहीं कर सकते हो। जब उनके बीच एंगल 0 डिग्री होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे, तो 10 + 5 = 15 कर सकते। ये बहुत बेसिक छोटी छोटी बात तुमको आना चाहिए कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। तो दो वेक्टर को रिजल्टेंट अगर निकालना हो तो क्या उनको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं अगर हम सेम डायरेक्शन में है तो R = ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा a + b। उससे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस कंडीशन में जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम तब हो सकता है जब उनके बीच एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, दोनों के डायरेक्ट सम के बराबर होगी। R = a + b। कभी भी इसके बियॉन्ड नहीं आ सकता, रिजल्टेंट कभी भी दोनों वेक्टर के सम से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ठीक है, मैक्सिमम सम के बराबर होगा। सेकंड केस मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि
when two vectors are in opposite direction। मान लो दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट है, वो 10 और 15 अलग अलग दिशाओं में लगे, एकदम ठीक उल्टे दिशाओं में लगे, 10 न्यूटन नॉर्थ की तरफ, 5 न्यूटन साउथ की तरफ, कुछ इस तरीके से। तो अगर किसी पॉइंट पर, किसी बॉडी पर दो वेक्टर लगाए गए हों और दोनों का डायरेक्शन जो हो वो अपोजिट हो, कुछ इस तरीके से, तो डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब ये बीच का एंगल कितना होगा, 180 होगा। cos में t कितना होता है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बाहर निकलेगा तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी r इज इक्वल टू a माइनस बी, या बेटर होगा आई विल राइट a डिफरेंस b। अब a और b में से कोई भी छोटा, कोई जो बड़ा उसमें से माइनस कर देंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि जो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है ये मिनिमम वैल्यू होती है, इससे कम रिजल्टेंट की वैल्यू कभी नहीं हो सकती। तो दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट होता है वो मिनिमम तब होता है जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट होता है। कभी इससे कम नहीं हो सकता, कभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर मैं इस चीज़ को लिख कर तुमको दिखाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा दोनों वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसके डिफरेंस और जो उनके मैग्नीट्यूड है उसके सम, इनके बीच में ही ये वैल्यू हमेशा लाई करेगी, कभी इसके बियॉन्ड नहीं जा सकती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो हमको ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त। कभी कभी इस बहुत बेसिक क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे मैं तुमसे ये कहूँ कि दो वेक्टर है, चलो एक है 3 और दूसरा है 4, मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 और 4 है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिजल्टेंट है वो दोनों का डिफरेंस जो कि 1 है और दोनों का सम जो कि 7 है, इन्हीं दोनों के बीच में हमेशा लाई करेगा, वॉट एवर एंगल इज, कुछ भी एंगल हो, रिजल्टेंट हमेशा 1 और 7 के बीच में होगा, इंक्लूडिंग 1 और 7 भी, इनको इंक्लूड भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 के बियॉन्ड, 7 के बियॉन्ड नहीं होगा, 1 से कम नहीं हो सकता, 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये वेक्टर का नियम कहता है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखना हमको, बड़े काम चीज़ें होती हैं ये सब किसी क्वेश्चन में सॉल्व करने में, आंसर पता करने में बड़े हेल्प करते हैं हम लोग को ये सब चीज़ें। ठीक है, मगर वहाँ पर थोड़ा इसी को बोलते हैं स्ट्रीट स्मार्ट होना चाहिए कि जो हम पढ़े हैं उसको अप्लाई हम कर सकते हैं कि नहीं। हम लाख चीज़ें पढ़ लें, खूब चीज़ें पढ़ लें, मगर अप्लाई करने की जब बात आए तो ना कर पाए तो फिर वो चीज़ गड़बड़ है, मज़ा नहीं हो सके। तो ठीक है, रिजल्टेंट कभी भी दोनों के वेक्टर के मैग्नीट्यूड के डिफरेंस से कम नहीं हो सकता और उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ उसी बात को शो करते हैं। एक चीज़ और है जो बहुत दफ़ा देखने को मिलती है कि व्हेन टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other, मान लो दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है, तो मान लो ये दो वेक्टर्स हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो जैसे ही मैं यहाँ फॉर्मूले पुट करूँ cos 90 कितना होता है 0, तो cos 90 0 तो पूरा टर्म खत्म। तो r की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b²। ये फॉर्मूला बहुत बार यूज़ होता है जहाँ पर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो r इज इक्वल टू √a² प्लस b² फॉर्मूला होगा। ठीक है, चलो एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो, मान लो कभी ऐसा अगर आता है कि मेरे पास दो वेक्टर हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। इंपॉर्टेंट केस है ये देखना, दोनों की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है और बीच का एंगल इनका थीटा है।
तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा ये हमको मान लो पता करना है। एक स्पेशल केस है जहाँ पर दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या होगा। तो जब इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, कॉस थीटा आएगा, उसको हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री जाके और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो लास्ट आंसर देखो ये आता है, रिजल्टेंट विल बी 2a, रिजल्टेंट विल बी 2a cos थीटा बाई 2। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इस बात को ध्यान रखना कि अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल हो, मैग्नीट्यूड में इक्वल हो, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला कितना होगा, r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। इस केस में एक मज़े की बात ये भी होती है कि जब भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो बड़े मज़े की बात ये होती है कि जो रिजल्टेंट होता है वो एकदम बीच से पास करता है। बीच से पास करने का मतलब ये जो एंगल बनाएगा वो दोनों साइड से क्या बनाएगा, थीटा बाई 2 थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इससे बहुत ही सॉल्व हो गया। देखना, कभी भी अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा उन दोनों वेक्टर के एकदम बीच से पास करेगा। और एंगल कितना होगा, थीटा बाई 2 वेक्टर, दोनों वेक्टर तो यही है, इससे भी थीटा बाई 2, यहाँ से थीटा बाई 2। तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच कब पास करेगा, जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम, और दोनों से एंगल कितना फॉर्म करेगा, थीटा बाई 2। इस पे एक दो चीज़ें और हैं, इस फिगर को मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ। एक दो कंडीशन इसमें और हैं। जैसे मान लो इसी चीज़ को हम और आगे बढ़ाते हैं, ये थर्ड नहीं बल्कि ये फोर्थ पॉइंट था। कभी भी अगर हमें ऐसा देखने को मिले कि दो वेक्टर आपस में इक्वल हैं और उनका रिजल्टेंट भी इक्वल है, सब आपस में इक्वल है, रिजल्टेंट दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड सेम है और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उसके सेम है, तो ये केस तभी हो सकता है जब वेक्टर्स a और b के बीच में एंगल जो है वो, अगर ये दोनों वेक्टर्स सेम है, मॉड a और मॉड b, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और इनका रिजल्टेंट भी दोनों के सेम है, तो ये विशेष परिस्थिति सिर्फ तभी आती है जब एंगल बीच का कितना होता है बालक, 120 डिग्री। ठीक है, इस एग्जांपल के तौर पे देख लो, अगर मैं थीटा यहाँ 120 पुट कर दूँ तो 120/2 क्या हो जाए, cos 60 कितना होता है, 1/2, तो 2 से 2 कटेगा तो r की वैल्यू भी a आ जाएगी। तो r की वैल्यू भी a है और दोनों वेक्टर की वैल्यू भी a है, मगर कब, जब ये एंगल कितना होता है, 120। तो ये भी एक स्पेशल केस है कि अगर कभी भी दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी सेम हो तो ऐसा तभी होगा जब बीच का एंगल कितना होगा इसका, 120 डिग्री, और रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, एकदम बीचों बीच से पास करेगा और दोनों से एकदम इक्वल एंगल बनाएगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसीलिए जब यहाँ से एक और हम लोग वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे, बड़ा अच्छा थ्योरम भी होता है उसमें एक। तो ये कुछ पॉइंट्स से ध्यान रखना। एक चीज़ और समझ रहे हैं, इससे मान लो मैंने कहा कि दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीच से पास करता है। ठीक है, और ये दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, बशर्ते दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो इनकेस नहीं है, मान लो जैसे मान लो ये वेक्टर a बड़ा है और वेक्टर b छोटा है, तब ऐसे कंडीशन में जैसे अल्फ़ा बीटा की बात हम लोग किया था ना, मान लो a बड़ा है b छोटा है, अगर a और b बराबर होगा तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन मान लो बराबर नहीं है, तो बहुत बेसिक सी बात है, अगर वेक्टर्स बराबर होंगे तो मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो एंगल से बराबर होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई एक वेक्टर बड़ा है, कोई वेक्टर छोटा है, जैसे मान लो वेक्टर a की मैग्नीट्यूड b से ज़्यादा है, तो होता क्या है कि रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले वेक्टर की तरफ भाग जाता है। बहुत जाहिर सी बात है, अगर ये वेक्टर बड़ा होगा मैग्नीट्यूड में b से, तो ये r को अपनी ओर खींचेगा,
आर को अपनी ओर खींचेगा तो ये जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है, ये जो अल्फ़ा एंगल बन रहा है, रिजल्टेंट से ये अल्फ़ा एंगल कम हो जाएगा और बीटा वाला एंगल क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट रूल और यहाँ ध्यान रखना कि रिजल्टेंट जो होता है बड़े वेक्टर से छोटा एंगल बनाता है और छोटे वेक्टर से हमेशा बड़ा एंगल बनाएगा। आई रिपीट, पूरा बात समझा दो फिर से। अगर दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट बी से पास करेगा, दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रिजल्टेंट हमेशा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसकी तरफ झुकेगा, तो जाहिर सी बात है वो वाला एंगल कम हो जाएगा। तो जो वेक्टर बड़ा होगा हमेशा उससे छोटा एंगल बनाएगा और जो छोटा वेक्टर होगा उससे बड़ा एंगल बनाएगा। तो ये जब कुछ बेसिक्स जो है वो हमको पता होना चाहिए एंगल्स के बारे में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं रिजल्टेंट के बारे में, इसकी वैल्यू कब कितनी होती है, एंगल के हिसाब से वैल्यू कितनी होती है, कब मैक्सिमम कब मिनिमम, कितने रेंज में होती है, किससे कम नहीं हो सकती, किससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये सारी बातें हमको पता होनी चाहिए, जो कि बहुत बेसिक्स है, एकदम फंडामेंटल बात बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम मेथड की कुछ बातें। हम लोगों ने मॉड ए प्लस बी निकाल ली है, अब निकालेंगे मॉड ए माइनस बी, यानी कि वेक्टर के जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे इसी फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। मगर पहले तो अच्छे से कॉपी कर लो फिर बात करेंगे। जल्दी। तो बच्चों दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट हम लोग फाइंड करते हैं वो एक्चुअली में उनके सम का मैग्नीट्यूड होता है, उनको सम किया उसका मैग्नीट्यूड निकाला, दैट इज मॉड ए प्लस बी। अब हमें कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स अगर निकालना हो, उनके डिफरेंस का मॉड निकालना हो, सम का मॉड नहीं, मतलब मॉड ए प्लस नहीं, मॉड ए माइनस बी। मतलब ये कहने का है कि दो वेक्टर्स मान लो हमें दिए हैं ए और बी लाइक दैट, और हमें उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करने को बोला गया है, दैट इज मॉड ए माइनस बी। देखो इधर ये हमें पूछा गया है व्हाट इज मॉड ए माइनस बी। मॉड ए माइनस बी मतलब क्या पढ़ेंगे इसको पढ़ेंगे दोनों के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, चलो हमें मॉड ए प्लस बी तो पता है कि यार मॉड ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। तो मॉड ए प्लस बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हमें मॉड ए माइनस बी निकालने को बोल रहा है। देखो इसी फॉर्मूले से कैसे पहुंचते हैं हम लोग मॉड ए माइनस बी की तरफ। हमें ए माइनस बी फाइंड करना है, तो इसको हम कह सकते हैं ए प्लस माइनस बी कह सकते हैं, बराबर। तो ए में बी को सब्ट्रैक्ट करना है या ए में माइनस बी को ऐड करना है। ये फॉर्मूला जो है वो दो वेक्टर के एडिशन के लिए, दो वेक्टर कोई भी दोनों को ऐड करो तो इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। तो हमें इस फॉर्मूले को अगर यूज़ करना होगा तो सब्ट्रैक्शन को एडिशन के फॉर्मेट बनाना होगा, यानी कि ए में माइनस बी को ऐड करना है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ मैं कर सकता हूँ तब जब मैं ए में माइनस बी को ऐड करूँगा। और माइनस बी कहाँ है? अगर ये वेक्टर बी है तो हम लोग जानते हैं कि माइनस बी क्या होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, जस्ट इसका ऑपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगी एंड दिस इज माइनस बी। हमें ए में माइनस बी को ऐड करना है, तो दो वेक्टर ए और माइनस बी हमारे ये हो गए। इस फॉर्मूले में थीटा जो होता है जिनको ऐड करते हो उनके बीच का एंगल होता है। तो जब मैं ए और बी को ऐड कर रहा था तो ए और बी के बीच का एंगल ले रहा था। अब मैं ए और माइनस बी को ऐड कर रहा हूँ तो अब मुझको ए और माइनस बी के बीच का एंगल चाहिए। मतलब पहले मैं इन दोनों को ऐड कर रहा था तो ये एंगल लिया, अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है ये एंगल लेंगे, और ये एंगल कितना होगा 180 माइनस थीटा। यानी कि इस फॉर्मूले को अगर मैं इन दोनों पे लगाऊं तो बड़े प्रेम से लगा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं।
बस एक काम करना, जो थीटा देख रहे हैं उसके बदले क्या रख देना, 180 माइनस थीटा। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो अगर मैं यहाँ से मॉड ए माइनस बी निकालना चाहूँ तो मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, बी की मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं है, तो बी स्क्वायर विल रिमेन बी स्क्वायर। ऐसा नहीं कि इसको माइनस बी कर देना, माइनस का मतलब केवल डायरेक्शन से, मैग्नीट्यूड इज सेम, प्लस 2ab एंड कॉस 180 माइनस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। एंड कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो ये हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ थीटा। कॉस 180 माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो ये दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड है जो हमको पता होना चाहिए। इसको भी रिजल्टेंट के फॉर्म में चेंज किया और ये मान लिया कि मुझको ए में माइनस बी को ऐड करना है, तो उसके हिसाब से देख करके बना दिया फॉर्मूला। अब कुछ बेसिक बात यहाँ पे अगर ध्यान रख लो तो अच्छा होगा। जैसे पैरेललोग्राम मेथड में हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते थे ना, पैरेललोग्राम मेथड में ये, और कहा था कि जो डायगोनल है ये इनका रिजल्टेंट होता है, यानी कि मॉड ए प्लस बी होता है। क्लियर है। जो दूसरा डायगोनल है ये वाला, ये जो होता है वो दोनों का डिफरेंस का मॉड होता है, मॉड ए माइनस बी। याद करो मेरा सब्ट्रैक्शन का मेथड कैसे होता था। एक ही वेक्टर से एक ही पॉइंट से वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया, उसी पॉइंट से वेक्टर बी को ड्रॉ कर दिया। बताया था कुछ ऐसा तरीका ना, एक ही पॉइंट से ए को ड्रॉ कर दो, उसी पॉइंट से बी को ड्रॉ कर दो, फिर दोनों के वर्टेक्स को मिला दो। ऐसे तो ए माइनस बी निकलते थे हम लोग ग्राफिकल मेथड में। तो ये डायगोनल जो है वो मॉड ए प्लस बी होता है, और ये वाला डायगोनल जो होता है वो मॉड ए माइनस बी के बराबर होता है। ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान रखना। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, अगर हम लोग थीटा इज़ लेस देन 90 है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, तो ये वाला डायगोनल हमेशा इससे बड़ा मिलेगा, यानी कि मॉड ए प्लस बी विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन मॉड ए माइनस बी। ठीक है। तो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 से कम है, जैसा कि फिगर में देख रहे हो, तो फिगर में देख के लग रहा है कि जो ये वाली डायगोनल है ए प्लस बी, वो ए माइनस बी से क्या है, बड़ी है। तो जब एंगल 90 से छोटा होगा तो दिस इज गोइंग टू हैपन। इन केस मान लो अगर एंगल दो वेक्टर के बीच में एग्जैक्ट 90 डिग्री है, जैसे ऐसा, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तो फिर मैं अगर पैरेललोग्राम बनाऊं तो मुझको क्या देखने को मिलेगा, इस कंडीशन में ये इनका ए प्लस बी का मॉड है और ये इनका ए माइनस बी का मॉड है। दिस इज मॉड ए प्लस बी एंड दिस इज मॉड ए माइनस बी, और दोनों ही डायगोनल आपस में बराबर होंगे इस केस में। तो अगर एंगल इज 90 डिग्री, सेकेंड केस इज इफ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री देन मॉड ए माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। ठीक है। और अगर मैं दूसरा केस बना के देखो, इनफैक्ट तीसरा केस बनाऊँ, मगर बनाऊँ कहाँ, चलो शायद यहाँ बनाता हूँ, दिख जाएगा तुमको। इन केस मान लो एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इस तरीके से, और फिर मैं बनाऊँ इसका पैरेललोग्राम इस तरीके से। ठीक है। तो अब तुम देख सकते हो कि ये जो वैल्यू है वो a प्लस बी के बराबर है, मॉड ए प्लस बी, और ये जो वैल्यू है वो मॉड ए माइनस बी के बराबर है। तो साफ दिख रहा है कि ऐसे कंडीशन में ये जो मॉड ए प्लस बी है ये मॉड ए माइनस बी से छोटा हो जाएगा। तो दो वेक्टर का, अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल इज
ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि मॉड ए प्लस बी विल बी लेस देन मॉड ए माइनस बी। उनके जो सम का मैग्नीट्यूड है उनके डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से छोटा होगा। तो मैं तुमको भैया ये बताना चाहता हूँ कि जो मॉड ए माइनस बी है वो इससे छोटा भी हो सकता है, इसके बराबर भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती है वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या है। तो पैरेललोग्राम मेथड में एक बात और क्लियर ना कि जो एक डायगोनल की बात करते हो जो मॉड ए प्लस बी होता है, उसके अलावा जो दूसरा डायगोनल है वो मॉड ए माइनस बी होता है। तो वहाँ से भी निकाल सकते हो दो वेक्टर के डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक्स हैं, ये सब ये बहुत फंडामेंटल जानकारी है वेक्टर्स के बारे में जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से इसको अच्छे से कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। डू इट। तो अब हम लोग यहाँ पर भी आज अपनी क्लास को स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज की क्लास में इतना ही हम लोग को पढ़ना था। पैरेललोग्राम मेथड, मॉड ए प्लस बी, मॉड ए माइनस बी और कुछ एडिशन से संबंधित, सब्ट्रैक्शन से संबंधित कुछ फंडामेंटल्स, बेसिक नॉलेज है। तो ये बहुत बेसिक्स है, मगर इन पे क्वेश्चंस खूब ढेर सारे आते हैं। तो जो अगली क्लास हमारी होने वाली है वो इन टॉपिक्स पे, पैरेललोग्राम मेथड पे, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक से आगे की तरफ बढ़ेंगे जैसा कि हम लोग हमेशा बढ़ते हैं। तब तक तुमको क्या करना है, ये तीनों लेक्चर्स 1, 2 और 3 जो अब तक वेक्टर्स में आए हैं, इनको अच्छे से आज ही कंप्लीट कर लो। आज मतलब आज कंप्लीट कर लेना है। जिनका हो गया है बहुत अच्छी बात है, ताकि हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में कल मिलें कुछ क्वेश्चंस के साथ, न्यूमेरिकल्स के साथ, तो एकदम रेडी रहे, अपडेट रहे कि यार सब कुछ पढ़ लिया है, बस सब क्वेश्चन पे डट जाना है। ठीक है, तो बैकलॉग्स को तुरंत गोली मारो, फटाफट ख़त्म करो और साथ साथ चलो। ये क्लास में अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो नहीं घबराना है। क्वेश्चन जब सॉल्व होंगे तो ऑटोमेटिकली वो सॉल्व हो जाएगा, डाउट भी तुम्हारा। ठीक है, बट फिर भी अगर मन में कोई बहुत शंका है, बहुत डाउट है, तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स, खोल के मैसेज करो, उसका आंसर तुमको वीडियो के थ्रू ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।